जय हिंद, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में ज्योग्राफी 2020 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ हमेशा बनेगा। कोई भी आपको समस्या है आर्ट्स का कोई भी विषय में, कोई भी क्वेश्चन में, तो मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जुड़ सकते हैं हमसे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, कहता है, पहला क्या है, देखो यहाँ, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं? इतना सिंपल क्वेश्चन है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, नाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जो है ऐसा जमीन होता है जो खेती के लायक होता है, खेती करने लायक होता है, प्रोडक्शन लायक होता है, लेकिन वह बेकार पड़ा हुआ है। पिछले 5 वर्षों से उससे अधिक समय से उस पर कोई खेती बाड़ी का काम नहीं किया गया है, परती छोड़ दिया गया है, जिसके कारण वह बेकार हो गया है। उसको हम लोग कहते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। यानी खेती के लायक तो है लेकिन वह क्या है, विवाद पर गया है। चच्चा से मारपीट हो गया, परदार से मारपीट हो गया, कैसा कैसी हो गया, वो जमीन पड़ल है ऐसी, है कि नहीं? तो ये चीज होता है। हाँ, पढ़ने योग्य है लेकिन पढ़ता नहीं है। तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि समझ गया। चलिए अगला सवाल देखिए, लिंग संरचना, जेंडर स्ट्रक्चर। लिंग वो विशेष रूप से आप जानते हैं कि लिंग जो है यहाँ 3 होता है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, ये ना होता है। तो लिंग संरचना देखो, जैसे क्वेश्चन है वैसे आंसर लिखना है। लिंग संरचना का मतलब क्या है? विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या का संयोजन होता है। स्त्री कितना है, पुरुष कितना है, बच्चा वाला कितना है, बच्ची वाला कितना है, लड़का वाला कितना है, लड़की वाला कितना है। तो विभिन्न आयु वर्ग के है ना, कोई 5 साल होगा, 10 साल होगा, कोई बूढ़ा होगा, बूढ़ी होगा, नौजवान होगा। तो जो विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री और पुरुष के जो जनसंख्या का संयोजन है, कंपोजिशन है, उसी को हम लोग लिंग संरचना कहते हैं। और यह जनसंख्या का एक विशेषता भी है, जनसंख्या का एक विशेषता भी है ना, कि कितना पुरुष है कितना स्त्री है। यानी स्त्री पुरुष की जनसंख्या का आपको इसमें बताना है लिंग संरचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आकाश नीति क्या है? ध्यान से सुनिए, मुक्त का मतलब क्या होता है? लिबरल, उदार, है ना। आकाश का मतलब स्काई और नीति का मतलब पॉलिसी, यानी ठीक है। चलिए, मुक्त आकाश नीति ऐसी नीति होती है जिसमें दुनिया का कोई भी देश हो, जितने भी एयरलाइंस कंपनी है, वह उसको आसमान में उड़ने से, उसके क्षेत्र में आने से जाने से उसको नहीं रोक सकते, है ना। यह है मुक्त आकाश नीति। यानी कि हम अपने जो आकाशीय क्षेत्र है उसको हम दुनिया के देशों के लिए उसको खोल के रखेंगे। दुनिया का जो देश है वह भी हमारे लिए खोल के रखेगा। खासकर विंटर सीजन में जो पर्यटन का जो समय होता है ना, जो घूमने का जो सीजन होता है, उस समय में तो और ऊपर खोल के रखना है भाई आसमान को, है कि नहीं। रिस्ट्रिक्शन, कोई किसी देश पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए कि हाँ भाई तू हमारे देश में जहाज क्यों उड़ा रहा है कि नहीं। ये चीज़ होता है मुक्त आकाश नीति, जिसमें एयरलाइंस कंपनियों को अपने जहाज़ों को ले जाने के लिए इजाज़त होती है। बात समझ आए बुआ? समझा कि नहीं? जहाज उड़ाने के लिए आज़ादी है, तू ले जाओ पूरा आसमान में जहाँ ले जाना है जाना, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसे। भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग के केंद्र लिखना है। 4 गो लोहा वाला केंद्र, कितना बुआ? ठीक है, चलिए 4। तो सबसे पहले झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में है। कहाँ पर है बुआ? हाँ। बोकारो लौह इस्पात केंद्र बोकारो में है। भिलाई इस्पात केंद्र है, भिलाई, है ना। उसके बाद दुर्गापुर है, हिंदुस्तान स्टील प्लांट जो है वह दुर्गापुर में है। 4 गो हो गया। एक और आपके अब देख लीजिए, विश्वेश्वरैया इस्पात केंद्र जो है वह है विश्वेश्वरैया, है ना। हाँ, चलिए आयरन एंड स्टील कंपनी, ये हो गया। तो 4 कंपनी का आपका नाम हो गया। आगे देखिए, मानव विकास क्या है? ठीक है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास का कंसेप्ट सबसे पहले का सुनिए, मानव विकास क्या है? मानव विकास का सिद्धांत सबसे पहले पाकिस्तान के अर्थशास्त्री
डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। किसने दिया था बुआ? और उसके साथ भारत का महान अर्थशास्त्री है ना, हाँ, अमर्त्य सेन ने। किसने बुआ? भारत में पैदा हुआ, हालांकि वो अमेरिका में रहते हैं, है ना, तो इंडियन अमेरिकन है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो अमर्त्य सेन है उसने भी परिभाषा दिया है। तो क्या क्या कौन लोग ने परिभाषा दिया उसको सुनिए। जो महबूब हक है उन्होंने कहा कि लोगों के विकल्प में वृद्धि होना चाहिए। किस में वृद्धि होना चाहिए? हाँ, विकल्प में वृद्धि होने का मतलब कि हाँ, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होना चाहिए कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होने चाहिए कि हाँ भाई, एक आदमी है 10 गो 20 गो 50 गो काम करे, जितना वो ऑप्शंस बढ़ाएगा, है ना, जितना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा उतना उसका विकास होगा, उतना डेवलपमेंट होगा। तो लोगों के विकल्प में वृद्धि करना है, लोगों के विकल्प में वृद्धि करना है ताकि उसका कल्याण हो, लोगों का आर्थिक इकोनॉमिक पावर बढ़े, है ना, लोगों का वेलफेयर का काम हो। ये है मानव विकास। और अमर्त्य सेन ने क्या कहा? नहीं, लोगों का विकास तभी संभव है जब उसके अथॉरिटी पावर में ग्रोथ होगा। अधिकारिता क्षमता, कैसी क्षमता? अधिकारों में वृद्धि होगा। किसमें वृद्धि होगा? जब तक लोग के अधिकार में वृद्धि नहीं होगा तब तक उसका विकास कैसे होगा? ठीक है ना। तो किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाना होगा, ये चीज़ है, ताकि लोग अपना कल्याण कर सके, विकास कर सके। तो मानव विकास का मतलब है यहाँ लोगों के विकल्प में वृद्धि करना और साथ ही साथ अधिकारिता क्षमता में वृद्धि करना। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, पतन और पोताश्रय में अंतर क्या है? पतन को इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं। पतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोर्ट। आप पोताश्रय को क्या कहते हैं? हार्बर, नहीं हार्बर, हार्बर बंदरगाह। क्या कहते हुए? पोताश्रय नहीं, दोनों अलग अलग है। चलिए आपको हम बोर्ड पर समझा देते हैं इसको। बउआ, पहला क्या करा बोलो? पतन। इसको क्या कहते हैं बोलो? पोर्ट्स कहते हैं। और दूसरा क्या है? पोताश्रय। यहां देखो, पोताश्रय क्या लिखा हुआ? जहां पोत का आश्रय होगा। पोत का मतलब होता है जलपोत। क्या होता है बोलो? जलपोत का मतलब समझ रहे ना? शिप, पनिया जहाज, समझा कि नहीं? तो जहां पोत बुआ, जहां पोत जहां आश्रय लेगा उसको पोताश्रय कहेंगे। बात नहीं? पोत, जलपोत, जहां शिप जो है वह आश्रय लेगा, यानी जहां विश्राम करेगा, वहां रुकेगा, मरम्मत करवाएगा, रिपेयरिंग करवाएगा, उसको क्या कहते हैं? पोताश्रय कहते हैं। फिर से एक बार समझो। देखो, पतन, ये पतन जो होता है या स्टैंड होता है। क्या होता है? स्टैंड नहीं, स्टैंड इसको तुम नहीं कहो, इसको स्टॉपेज कहो। क्या कहोगे? जैसे देखता है ना कि रोड में कहीं कहीं स्टॉपेज होता है, आएगा स्टैंड क्या होता है कि जाके वहां पर रुक गया आराम से। ठीक है। तो पतन बुआ, फिर से देखो, पतन वह स्थान होता है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जहां यात्री है, गुड्स है, सामान है, यात्री को चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है। ये क्या हो गया? पतन हो गया। सीधा समझो कि पतन का मतलब, अच्छा, ऐसा जगह जहां पर हम गुड्स को वहां पर लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, यात्री को लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, यानी दो चीज, एक तो सवारी और दूसरा सामान। यहाँ पर उसको चढ़ाएंगे, उतारेंगे, ये चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है कि पोताश्रय होता है कि भाई सामान उतर गया, सवारी उतर गया, तो चलो थोड़ा गैरेज में ले चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं? गाड़ी को ठीक करा लेते हैं, रिपेयरिंग करा लेते हैं। तो जहां रिपेयरिंग का काम होता है वो होता है पोताश्रय। क्या होता है? हाँ, तो अब तुम समझ गया कि पोताश्रय का मतलब होता है गैरेज, वर्कशॉप, जहां पर काम होता है जहाज का, शिप का। समझा? समझ गया ना बुआ? 30 करोड़ कमाना है। क्या? 30 करोड़ कमाना है। 30 करोड़? 30 करोड़ कमाना है? जितना कमाना होगा उतना कमाना। 4 साल में 30 करोड़। चलिए अब तो प्लान बाद में बताइए। यहाँ पहले देखिए, पतन पोताश्रय से समझ गए कि एक तो जहाँ सामान वामान ढोएगा वो पोर्ट्स हो गया, और जहाँ गैरेज हो जाएगा, जहाँ रिपेयरिंग करवाएगा वो पोताश्रय कहलाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक। कितने घटक पूछ रहा है बाबू? जनसंख्या, पॉपुलेशन जो चेंज होता है, जनसंख्या चेंज होता है वह 3 कंडीशन में। कितने कंडीशन में?
जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन के कितने कारण है? 3 कारण है। जब जन्म लेगा आदमी तो वो परिवर्तन हो जाएगा जनसंख्या, जब आदमी मरेगा फिर भी जनसंख्या परिवर्तन हो जाएगा, और जब माइग्रेट करेगा, माइग्रेशन होगा, प्रवास करेगा, एक जगह से दूसरी जगह आएगा जाएगा तो ये चेंजिंग हो जाएगा। तो ये हो गया जनसंख्या परिवर्तन के 3 फैक्टर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्या नंबर है? 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है बुआ? हला नहीं करो। एक साल भर में किसी समय के अंतर में देखिए व्यापार संतुलन, किसी समयावधि में जो एक्सपोर्ट होता है, इनपुट होता है, आयात होता है, निर्यात होता है, वस्तुओं का, किसका बुआ? वस्तुओं का आयात निर्यात जो होता है उसी का जो अंतर होता है वह व्यापार संतुलन कहलाता है। अब बता देते हैं हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने देश से, है ना, हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है या व्यापार संतुलन है। इसमें 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है ना। एक पॉजिटिव यानी एक सकारात्मक व्यापार संतुलन और एक नकारात्मक व्यापार संतुलन होता है, ठीक है। तो जब हम एक्सपोर्ट जो है इनपुट से ज़्यादा करेंगे, यानी हम 5 रुपया का सामान मंगाएं और 10 रुपया के हम बेचें, कितना का बेचें? ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। धनात्मक व्यापार संतुलन, बात समझा कि नहीं समझा? किसी देश से हम 5 रुपया 10 रुपया का सामान खरीदे, 10 रुपया का सामान मंगवाए, हम वहाँ बेचे 20 रुपया के, है ना। 1000 रुपया का सामान मंगवाया 2000 के हम बेचे, है ना। लाख रुपया के मंगवाया 2 लाख के अपन सामान हम बेचे। तो ये हमारा पॉजिटिव ना है कि हम अपना सामान ज़्यादा बेच रहे हैं, खरीद कम रहे हैं। ये है सकारात्मक व्यापार संतुलन। और नकारात्मक क्या होगा कि हम खूब खरीदेंगे और अपन सामान कम बेचेंगे, तो माइनस में जाएंगे कि प्लस में जाएंगे? माइनस में जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा कहते हैं कि रील्स फिल्स पर ध्यान ज़्यादा नहीं दो, है ना। आप बढ़िया बढ़िया आइटम बनाओ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करो और खूब बेचो अमेरिका से, चाइना से, है ना। जैसे अभी भारत का सामान अभी बना हुआ तेजस जो विमान है, लड़ाकू विमान, है ना। अमेरिका कहता है कि हमरो दे दीजिएगा, पक्का बिहारी मटेरियल है उसमें, समझ लीजिएगा। तो आप लोग बनाइए, खूब बेचिए, तब आपका प्लस में रहेगा, ठीक है। चलिए, व्यापार संतुलन के बाद अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्र बताना है आपको, ठीक है। आप व्यवहारवादी भूगोल लिख सकते हैं, बिहेवियर ज्योग्राफी, है ना, बिहेवियरलिज्म ज्योग्राफी, व्यवहारवादी भूगोल, कैसा भूगोल, ठीक है। आप कल्याणकारी भूगोल भी लिख सकते हैं, मानव कल्याण भूगोल भी एक आता है ना। कल्याणकारी भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, कितना हो गया? बहुत सारा हो गया। आपको क्या को लिखना है? 4 को लिखना। ज्योग्राफी का सब रीजन पूछ रहा है ना, उप क्षेत्र पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हाँ, यानी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ और कौन कौन सा क्षेत्र हो सकता है? सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, कल्याण भूगोल, ये सब उसमें आते हैं। व्यापार बिल्कुल आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हुआ 2 चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख। 2 चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप, है ना, वो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज पूछ रहा है, आर्थिक क्रियाकलाप। 4 नंबर वाला, क्या नंबर वाला? एक प्राथमिक क्रिया होता है, द्वितीय क्रिया होता है, तृतीय क्रिया होता है, चतुर्थ क्रिया होता है, पंचम क्रिया होता है। बात समझे कि नहीं? तो 4 नंबर वाला आपसे पूछ रहा है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षण, कैसा शिक्षण, वह क्या है? क्वार्टरनरी सेक्टर का है। पहला एगो लिख दीजिए, क्वार्टरनरी में ही आएगा, विश्वविद्यालय वाला, कोचिंग नहीं आएगा, टर्शियरी में, आप भी सेवा ही दे। विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय से जो जुड़ा हुआ होगा वो, है ना, विश्वविद्यालय से, हाँ सर्विस दे रहा है, टर्शियरी में जाएगा। चलिए आगे देखिए बुआ, जो कोई सेवा दे रहा है वो टर्शियरी में। अब अंतर यह है कि वह सेवा का लेवल देखना है, क्या देखना है? हाँ चलिए बुआ ध्यान दो। तो एक तुम लिख देना यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये हो गया यूनिवर्सिटी टीचिंग, ये हो गया। दूसरा क्या लिखेगा? कम्युनिकेशन सिस्टम, कैसा सिस्टम? संचार से जुड़ा हुआ जितना भी सिस्टम है ये सब क्वार्टरनरी में आता है। नहीं, टर्शियरी
में आता है, टर्शियरी में अब उससे बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी आ गया है जो कम्युनिकेशन सिस्टम में आता है, क्वाटरनरी में भी आता है। संचार जो है बउआ ध्यान दो, जो आप चलिए अगर आपको संचार लिखने में दिक्कत है तो आप लिख सकते हैं नया नया जो इनोवेशन हो रहा है, अन्वेषण, रिसर्च, जो रात दिन लोग रिसर्च के क्षेत्र में लगा हुआ है। रिसर्च आता है क्वांटिटी एक्टिविटीज पे, हाँ क्वाटरनरी में आता है ना, क्वांटिटी में, पंचमी में आता है, उसमें भी आता है, इसमें भी आता है। पंचम क्रिया में बात शोध और अनुसंधान का कार्य जो है वो चतुर्थ क्रियाकलाप में भी आता है। पंचम क्रियाकलाप में मेनली जो है उसमें भी आता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ज़्यादा जो लोग होते हैं दिशा निर्देशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? दिशा निर्देशन का काम, समझ रहे हैं बुआ, डायरेक्शन देने वाला काम करता है। नीति का निर्धारण करने वाला, जो पॉलिसी का फॉर्मेशन करता है, जो डायरेक्शन देता है, ऐसे लोग जो होते हैं वह पंचम क्रियाकलाप में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर उनको रखा जाता है। चलिए, इंजीनियर लोग तो चौथी में आएगा सर, नहीं पंचमी में आता है। पंचमी में। इंजीनियर जो अब देखना है कि इंजीनियरिंग जो है वो किस तरह का इंजीनियरिंग करे। वो सिविल बुआ है, वो जो है टेक्नोलॉजिया वाला है कि सिविल इंजीनियर है, इससे देखना है। सबका काम के आधार पर देखा जाता है कि कौन सा किस सेक्टर में जा सकता है। तो आपको 10 क्वेश्चन हो गया, फिर आपको अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक जय हिंद। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।